खूब सारी बधाई। थैंक यू। यहाँ के लोग थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं ताली बजाकर आपको बधाई देने में। पच्चीस साल की छोटी सी लड़की जब विधायक बन जाती है तो लगता कैसा है, वो फीलिंग कैसी होती है? वैसी ही जैसे आप गाती थी और प्रधानमंत्री ने आपको जब अवार्ड दिया था, या ये फीलिंग थोड़ी अलहदा है? मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा। बहुत सारे लोगों ने बहुत उत्साह मनाया है, मेरी मम्मी इतनी भावुक, मेरे परिवार में सब लोग इतने खुश, सब हमारे प्रशंसक बहुत खुश। मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा खुशी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रही हूँ। कंधे अब ऐसा लग रहा है थोड़े भारी हो गए हैं और अब लग रहा है कि अब काम करना शुरू करना है। ओथ बहुत जल्दी हम लोग लेने वाले हैं, उसके बाद से मैं क्षेत्र में रहूंगी और सारा समय क्षेत्र में ही बिताऊंगी। तो आपने शपथ याद कर ली है? याद बिल्कुल, जो लिखा है वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन उसका मतलब तो मुझे समझ है। अच्छा, अब कामकाज शुरू करें उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? अच्छा, वीडियो आप चलाएं उससे पहले मैं जरा मैथिली से कुछ सवाल जवाब कर लेती हूँ और उसके बाद वो वीडियो आएंगे। वो वीडियो बेसिकली जब आप जीत कर अपनी माँ के पास गई थी और फिर माँ बहुत भावुक हो गई थी, खूब रोई थी, आप भी बहुत भावुक हो गई थी। आपको यकीन था कि आप जीत जाएंगी? मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं कभी हारूंगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये प्रधानमंत्री पता नरेंद्र नहीं। मोदी का कॉन्फिडेंस था, नीतीश बाबू का काम था, या मैथिली का अपना ऑरा था? मुझे जब मैं लोगों से मिलती थी और कैंपेन के दौरान 1.5 महीने या जितने भी दिन मुझे मिले, जितने लोगों से मैं मिली, सबके चेहरे का भाव, उनकी आंखों से मुझे पता चल रहा था कि सब तो मेरे ही हैं और मैं जीत रही हूँ। आप जिस ऑडियंस के सामने बैठी हुई हैं वो ऑडियंस भी मेरे ख्याल से कमोबेश अगल बगल की एज की ही होगी, जी। है ना? या फिर बस अब वो मुकाम पाने वाली है, लेकिन आप यहाँ पर है और वो वहां पर। ये जो फासला है ये आपने कैसे तय किया? मतलब आपने सोच रखा था कि आप पॉलिटिशियन बनने वाली हैं? आपने सोच रखा था कि आप पॉलिटिक्स में आने वाली हैं, या ये अचानक ऊपर से टपका और आपने लपक लिया? सोचा कभी कुछ भी नहीं था मैंने। अगर मैं संगीत के इस जर्नी के बारे में भी बोलूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि जितने लोग आज मुझे पहचानते हैं उतने लोग कभी होंगे, और पॉलिटिक्स के बारे में भी कभी सोचा नहीं था। तो कैसे हुआ ये पॉलिटिक्स? कहाँ से अचानक? बहुत सारे हम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे तो वैसे ही संगीत के लिए जब मैं परफॉर्म करने जाती थी तो सबसे मिलना जुलना होता रहता था। तो मुझे नहीं मालूम कब कौन मेरे अंदर क्या क्षमता देख रहे हैं। और जब फोन आया बहुत बड़े बड़े नेताओं का, तो हम पटना में मिले। उन्होंने पापा को भी बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि आपकी बेटी हमारी बेटी, और इस तरह मुझे भी काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस लगने लगा। और फिर धीरे धीरे करके एकदम से मुझे पटना जब बुलाया गया तो मुझे कहीं ना कहीं हिंट था, और उन्होंने लेकिन साफ साफ बताया नहीं था, बस आपको बताएंगे जैसा हम सोचते विचारते हैं। पर जितना मैं मैथिली आपको जानती हूँ, आप तो ए पॉलिटिकल थी ना? जब गीत गाती थी तब आपको पॉलिटिक्स नहीं, राजनीति से कभी, मतलब राजनीति का एबीसी भी ना तो आपको उसमें इंटरेस्ट था और ना आपने जानने की कोशिश की। रही थी मैं, टीवी देखती थी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो मैथिली सारेगामा में उलझी हुई थी वो बीजेपी में कैसे उलझ गई? मुझे इतने प्यार से बुलाया गया। और जो एक और चीज बोलना चाहूंगी कि एक राष्ट्रभक्ति मेरे दिल में जितनी थी वो और प्रबल हो गई जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया। और जब से मैं कैंपेन में उतरी तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन है। नहीं, पर बीजेपी क्यों? अगर प्यार से आपको राहुल गांधी बुलाते तो आप चली जाती कांग्रेस बुलाया में? कहा? तो बुलाने के लिए भी तो ऐसा संकल्प भी तो बीजेपी ही ले सकती है ना, कि एक साधारण व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहो उस पर कौन उसको अप्रोच करे। तो ये भी बीजेपी पार्टी नहीं किया। पर आप अपने आप को साधारण क्यों मान रही हैं? आप तो मतलब आइकन बन चुकी थी। हाँ, पॉलिटिकली मैं अपने आप को बहुत साधारण मान रही हूँ। काफी सारे होते हैं जिनका पारिवारिक एक स्ट्रक्चर रहा हो पॉलिटिकल, लेकिन मेरे खानदान में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था। तो आपको लगता है कि परिवारवाद वाला कनेक्शन जो है आपका नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने आपको नहीं बुलाया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अप्रोच करने के लिए भी बीजेपी ही ने मुझे पहचाना।
आपने हाँ क्यों किया? ठीक है, चलिए अप्रोच कर दिया, हाँ क्यों किया? हाँ इसीलिए किया क्योंकि मुझे हमेशा से मेरे मन में था कि जब मैं थोड़ी और बड़ी होंगी, मतलब अभी तो 25 साल की, मैंने सोचा था थोड़ी और बड़ी होंगी तो मैं अपने समाज सेवा में लगूंगी। उतना धन मैं अपने गायकी से जो मुझे फीस मिलता है वो इकट्ठा करके अब मैं जब मैं क्षमता मुझे महसूस होगी तब मैं लग जाऊंगी इस काम में। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल भगवान मेरे लिए सामने एक मौका लेकर के आए हैं, तो मैंने कभी भी किसी मौके को मना नहीं किया। जो भी दरवाजा खुलते गया आगे बढ़ती गई हूँ और यहाँ पहुंची। तो कहते हैं राजनीतिक के जितने भी होते हैं बड़े घाघ होते हैं, मतलब जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, मैं आप ही को कह रही हूँ, आप अगर बुरा मानना चाहते हैं तो चाह सकते हैं। आप वो कहाँ से, यू हैव टू बी, जिसे कहते हैं क्रूअल भी होना होगा, रूड भी होना होगा, वो सारी क्वालिटी आपने इकट्ठा कर ली है कि धीरे धीरे वहां आंचल में बांधती जा रही है और हमको नहीं बता रही हैं? मुझे यही परसेप्शन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे टाइप का नहीं है, दलदल है। मतलब बहुत लोगों ने मुझे, जो मेरे प्रशंसक हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पॉलिटिक्स में मत जाओ। लेकिन यही परसेप्शन जब मैं लोगों के बीच में गई, मुझे तो जन सेवा करने से मतलब है, लोगों के लिए काम करने से मतलब है। वो लोग इतने स्वीट है, इतने प्यारे हैं, इतनी उम्मीद के साथ अपने विधायक को चुनते हैं। लोग स्वीट है और पॉलिटिक्स का पता नहीं मुझे, अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लगता है ये सीख जाएंगी या मुश्किल है? मुश्किल है? हाँ, सीख गई हैं, जवाब दे रही हैं। अच्छा, ये इसे लाइव टेस्ट भी कहते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक तो रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप मंच पर आएं और माँ सरस्वती कंठ में ना बिराजें, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर। तो बिहार की जनता को आप कैसे शुक्रिया, मैथिली ठाकुर कैसे शुक्रिया करेगी बिहार की जनता को? मैं आपको भजन गा करके ही धन्यवाद कह सकती हूँ। एक बहुत ही मेरा पसंदीदा भजन है, वो आपको सुनाना चाह रही हूँ। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर। आहा हा, बहुत खूब। तो वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई, लेकिन मैथिली जो है वो अब एक अलग राह पर निकल पड़ी हैं। मैं जब पिछली बार आपसे मिली थी तो आपने कहा था कि जब मैं जीत जाऊंगी तो आप उन कुछ कामों में से क्या काम करेंगी, तो आपने मुझे गिनाया था कि मैं अलीनगर का नाम बदल दूंगी। तो अब वो इरादा बदल गया है कि नहीं, उस पर आप अटल हैं? लेकिन बहुत लोगों ने मैंने 4 काम गिनाए थे, उसमें से सिर्फ अलीनगर का नाम बदल के सीतानगर रख दूंगी यही सुना। बाकी के जो आगे वाले काम थे सबको कट शॉर्ट करके एडिट कर दिया। तो बहुत सारे मन में मेरी उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मेरे मन में वो जोश में महसूस कर पा रही हूँ तो मैं मेरे काम में वो रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने जैसे ही जीता, सबसे पहले हमारे जितने प्रशासन में जितने अधिकारी हैं सबसे मिलजुल के जो समन्वय स्थापित करना, तो इस काम पे लगी और सबसे मैंने सजेशंस लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या क्या नीड है ये लोगों से मुझे पता चली। जितने रोड्स है, ग्रामीण सड़कें बहुत खराब है, महिलाओं को इससे काफी दिक्कत है। मैं नाम की बात कर रही हूँ और आप रोड पर जा रही हैं। अच्छा, मुझे लगा कि आपने काम की बात की। हाँ, नहीं, मैंने तो पहले नाम की बात की, क्योंकि नाम आपने गिनाया तो आप नाम बदलेंगे। नाम तो बदलेगा, सीतानगर तो नाम बदलेगा। हाँ, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जितने लोग हैं उनकी आस्था बहुत प्रबल है कि मिथिला की भूमि है, माँ सीता की नगरी है, सीता की भूमि है, तो इसको सीतानगर बना देना बेटा।
तो इस तरीके से जो उनके भाव का आदर करना भी मेरा काम है। तो वो लोगों ने कहा है कि पार्टी ने कहा है? लोगों ने कहा है और पार्टी ने इस पे हाँ बोला है। अच्छा, मतलब ये उस तरफ से नहीं आया, ये लोगों की तरफ से गया है। काम करने में आपको आसानी होगी या आपको जो बोला जाएगा वो आप कर लेंगे? वो एक डायलॉग था, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। अरे इस पे भी मैं बहुत ट्रोल हुई जब मैंने 2-3 इंटरव्यू में बोला। हाँ, ट्रोल पर आएंगे, लेकिन मतलब आप कठपुतली की तरह काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का एक विजन है अपने क्षेत्र को लेकर के। मुझे कम से कम 1 महीना तो अभी सेटल होने में लगेगा। उसके बाद जितने काम का लिस्ट जो मैं डे 1 कैंपेन से बनाते आई हूँ अपनी डायरी में, सबको एक एक करके पूरा करने की कोशिश में लग जाऊंगी। कई ऐसे लोग होंगे मैथिली जो मैं तो आपको पर्सनली जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आपका किरदार कितना सख्त है। आप बाहर से बहुत कोमल लगती हैं, पर मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सख्त किरदार है। आप मतलब आपको ये लगे कि कितना मीठा बोल रही हैं, कितना प्यारा बोल रही हैं, कितना मधुर बोल रही हैं, इनसे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। करवा के दिखा दीजिए आप। मैं चैलेंज करती हूँ, करवा के दिखा दीजिए। मतलब 10 बार पिताजी को भी जाकर कहना पड़ेगा, तब जाकर मैथिली हाँ करेगी, हाँ या ना? अरे पापा को मैंने कैंपेन में आने से ही मना कर दिया था कि आप आइएगा ही मत, क्योंकि पापा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, देखेंगे कि लोगों को मैं डांट रही हूँ इधर उधर। कुछ मतलब संभालने के लिए भी मैं पहली बार जीवन में, घर में तो मैं मम्मी पापा को थोड़ा थोड़ा डांट देती हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जीवन में कि इस 1.5 महीने के अंदर मैंने बहुत बड़े लोगों को, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनको भी डांट करके शांत कराना पड़ा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना है। तो अभी नई आई और डांटना भी शुरू कर दिया? नहीं तो फिर सब मुझे समझेंगे ये इजी है, हर बात मानेंगी, इस तरीके से। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको आपको ये बताना पड़ा कि मैं कठोर हूँ। हाँ। तो अब पापा आपको चीजें बताते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीती आप है, राज पापा करेंगे? पापा तो डे 1 से, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया, पापा एक स्टेप बैक ले चुके हैं। पापा को मैं अपडेट करती हूँ कि मैंने ये किया है और अब ये करने वाली हूँ। तो वो पीछे से ये बताते नहीं है कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना? पापा बोलते मैं खड़ा हूँ, बैकबोन। हाँ, मैं खड़ा हूँ। वो खड़े। जोरदार तालियां मैथिली के पिताजी के लिए। आप तो बड़ा गर्व महसूस करते होंगे सर? सब उसका है, तो आपका क्या है? सब भगवान पे छोड़ दिया है। और मैथिली आपने किस पर छोड़ा है? मैं मतलब भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है और मुझे मालूम है मुझसे कोई गलत काम तो नहीं कराएंगे। मिस्टेक से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है 1.5 महीने में। कुछ गलतियां हुई होंगी, बोलने चालने में बहुत परिपक्व नहीं रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखते जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से खुद को साबित करूंगी। मैथिली, ट्रोलिंग का आप जिक्र कर रही थी। यहाँ पर जितने भी अभी हमारे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, ये ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मैंने तो देखा है, आपको पहले पाग पर ट्रोल किया गया कि आप उसमें मखाने खा रही थी, फिर कहा आपने पाग का मान नहीं रखा, फिर उसके बाद एक AI जेनरेटेड वीडियो आया, मतलब ऐसा वीडियो जिसे देखकर कोई भी महिला, कोई भी पारिवारिक इंसान गुस्से से आग बबूला हो जाए। ये ट्रोलर्स आपको परेशान करते हैं? शुरू में तो 4-5 दिन में रेडी ही नहीं थी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे झेलना होगा। मुझे लगा कि मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट किया भी बहुत लोगों ने, लेकिन जो एक समूह था जिनका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव कमेंट, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो बहुत आंखें भर आती थी। मतलब सहम जाती थी कि इतना गंदा कोई लिख सकता है, इतना गंदा कोई बोल सकता है। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने हिम्मत जुटानी शुरू की, बहुत 4-5 दिन में एक बार मैं बहुत जोर से रोई, तो कुछ मेरे जो कोर मेंबर्स थे, कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि दीदी अगर आप रोएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब ये सब कमेंट सेक्शन तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जब खोल के देखो तो बॉट अकाउंट्स होते हैं या फिर बनते हैं तुरंत डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अलग दुनिया है, जो ऑनलाइन दुनिया है इनकी, जो ट्रोल करते हैं या कमेंट्स लिखते हैं। फिर मैं थोड़ा मैंने संभाला खुद को कि अब तो मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री जी को कोई गाली दे सकता है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार के लिए इतना काम किया है, जब उनको कोई कुछ बोल सकता है तब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं समझ गई धीरे। लेकिन यही सोशल मीडिया है जिसने आपको स्टार भी बनाया जी। तो फिर जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखा कि एक जो है उसने पलकों पर बिठा दिया, आपको आइकन ऑफ द ईयर बना दिया, आपको सोशल मीडिया स्टार बना दिया, और जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आई 360 डिग्री का चेंज।
अब होता है, अब क्या करूँ, ये सब धीरे धीरे, यही तो ट्रांजिशन है जो मैंने 10 दिन संभला ही नहीं मुझसे मेंटली। बहुत एक प्रेशर, एक हैरेसमेंट टाइप का लग रहा था, लेकिन वो 10 दिन से 11वें दिन पे मैं बहुत स्ट्रांग बन गई। और जो लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक हैं, वो असली व्यक्ति हैं। ट्रोल करने वाले तो वो लोग जो है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, वो शायद फिजिकली जिंदा भी नहीं होंगे। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप पसंद है क्योंकि आप में एम और वाई दोनों समीकरण हैं, महिला भी और यूथ भी। आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई चुनाव जीतने के बाद? नहीं, मैं अभी दिल्ली जाऊंगी तो शायद उनसे मिल लूं। आप एक्साइटेड हैं उनसे मुलाकात करने के लिए? बहुत, सब कोई एक्साइटेड रहता है। प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल, उनको देख के, उनकी बातें सुन के ही पूरा एक्टिवेट हो जाता है इंसान। पर अब आप स्टार वो वाली नहीं रही, आप पॉलिटिशियन है, आप कार्यकर्ता हैं, अब टफ टास्क मास्टर से मुलाकात होने वाली है आपकी। हाँ, तो उनसे सीखने को मिलेगा। हाँ, तो वो आप टारगेट देंगे, वो टारगेट आपको अचीव करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं रेडी हूँ और मैं हर चीज के लिए खुद को केपेबल समझती हूँ। तो आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं कि मैथिली सिंगर रहेंगी? मैंने रिजाइन तो नहीं दिया है अपनी गायकी से। बहुत सारे लोग रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद आते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि अभ्यास करने के लिए मुझे किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं सो के उठूँ तब अभ्यास करती हूँ, सोने से पहले अभ्यास करती हूँ। गायकी जीवन भर चलेगी। आप क्यों ना एक बार वो आई गिरी नंदिनी जो आप हाँ, स्तोत्र। हाँ, वो जब आप वो पढ़ती हैं तो आपकी आवाज में एक अलग ही खनक होती है। कभी कभी आप ऐसे भी उसकी स्तुति करती हैं जब आप बहुत तकलीफ में होती हैं? मैं सुनती बहुत हूँ और बहुत सारे स्तोत्र हैं, स्पेशली सुब्बू लक्ष्मी जी को जब सुनते हैं तो बिल्कुल एनर्जाइज हो जाते हैं। हाँ। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्वविनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जेष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बहुत खूब। स्टेज पर गाना गाना आसान है या सवालों का जवाब देना? दोनों आसान है। दोनों आसान है। हाँ। अब आपको मीडिया के सवालों से डर नहीं लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो होता है पूछो, क्या पूछना है पूछो। अच्छा, क्या लगता है आरजेडी, कांग्रेस यानी विपक्षी पार्टियां चुनाव इतना बुरा क्यों हारी? ये उनका कुछ समीकरण होगा या उनकी स्ट्रैटेजी है, अब उनका प्लान ऑफ एक्शन है। इस पे तो मैं नहीं कह सकती हूँ। हम अपनी तैयारी पे ध्यान देते हैं, वो अपनी तैयारी पे ध्यान देते हैं, लेकिन जनता जो है वो सब समझती है कि उनको कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, इसीलिए। तो आप इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगी? मतलब कोई राजनीतिक बयान देने से बचेंगी? नहीं, मेरा काम है अपने विधानसभा को सबसे श्रेष्ठ बनाना। ये टीका टिप्पणी में उलझूंगी तो फिर ज्यादा उलझ जाऊंगी, इसीलिए। तो आप कभी भी विपक्ष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे? ये मेरा काम नहीं है वो, उसके लिए तो प्रवक्ता हमारे पार्टी के बैठे हुए हैं, उनका काम ही है काम। जवाब बढ़िया देना सीख गए हैं आप। नहीं एकदम नहीं, सुर में दे रही हैं। ये दिल से निकली हुई बात है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। 21वीं सदी की पहली बेटी जो विधायक बनी, 25 साल की उम्र। अब एक और चीज, क्योंकि आप महिला हैं और आप विधायिका हैं, एक बड़ा सवाल तब उठा जब
रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूं। एक तरफ आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं, दूसरी तरफ वो कहती हैं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और वो अपने पिता का घर छोड़कर चली जाती है। फिर ये सवाल उठता है कि वो पिता के घर पर कुंडली जमाकर बैठी क्यों थी। उन लोगों को आप क्या कहना ये चाहिए? गलत बात है। मतलब मैं अगर अपने बारे में ऐसा सोचूं, एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, अगर मुझ पे कोई ऐसा कमेंट करे कि मैं अपने पापा के घर में क्यों बैठी हुई हूँ, तो बहुत, मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा हर्टफुल चीज किसी बेटी के लिए नहीं हो सकती। किसी ने कहा कि उन्होंने किडनी इसलिए दी क्योंकि उनको एमएलए की टिकट चाहिए। ये बताइए, ये कितना गलत बाहर वाला। लेकिन अब मैं तो अब ताज्जुब भी नहीं होता कि कोई बाहर वाला कोई ऐसा कमेंट करे, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ बाहर से कुछ देख रहे हैं, व्हाट्सएप से कुछ पढ़ करके अपना कमेंट बाजी करते हैं। लेकिन जब एक परिवार के अंदर क्या हो रहा है वो परिवार के सदस्यों को मालूम है, तो बाहर वाले कुछ भी बोलते। अब तो मुझे पहले क्या बोलते, 10 दिन मुझे बहुत कठोर लगे, समझ ही नहीं आता था कोई क्या कैसे बोल देता है। लेकिन जिस पे बीत रही है उसका तो कोई पर्सपेक्टिव सुने, उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो 10 दिन तो आपके डिफिकल्ट थे, आपको लगता है आगे आने वाला टाइम आपके लिए आसान रहने वाला है? मुश्किल तो रहेगा, लेकिन शायद मैं उसके लिए अब इम्यून हो जाऊंगी। इम्यूनिटी चमड़ी मोटी कर लेंगे आप? इम्यूनिटी तो बढ़ेगी कि मैं सबको डाइजेस्ट कर पाऊं। सबसे पहली चीज जो आप करने वाली हैं अलीनगर के लिए? सबसे पहली चीज, मैं अपने यहाँ के हेल्थ सेंटर्स जितने हैं, हेल्थ केयर को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अपने जितने स्कूल की बिल्डिंग्स है उसको ठीक करने की, ताकि बच्चों में वो उमंग आए कि अब हमको स्कूल जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुजुर्ग बहुत हैं हमारे विधानसभा में, तो उनको स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं सही समय पर मिले, उस सुविधा ना मिलने की वजह से उनको जो दिक्कतें होती है वो ना हो। तो पहले ही दिन में, मैं अभी ओथ भी नहीं हुआ है, तो हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे डॉक्टर जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। ओथ की पहली लाइन बता दीजिए, बस वो बोलकर मैं समाप्त मैंने तो संस्कृत में पढ़ा था कि मैं मैथिली ठाकुर अपने संविधान, और मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने नागरिकों के लिए बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहूंगी। इसका भाव तो यही है, वर्ड टू वर्ड तो मुझे याद नहीं है, और वो भाव बना रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी लोक गायिका, सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया।